गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जिस विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे वह है वाक्य। तो आइए हम देखते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य वस्तुतः शब्दों या फिर पदों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सार्थक अर्थ निकले या जिसमें पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव व्यक्त करने की क्षमता हो, वह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाया जाए। तो इस तरह से पहला बात क्या है कि जो वाक्य है वह पदों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जो वाक्य में प्रयुक्त किए गए शब्द हैं, ये शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त किए गए तो ये पद कहलाए। तो यहाँ पर पदों का जो समूह है वह व्यवस्थित होना चाहिए, वह अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। और निश्चित क्रम होने के बाद एक बात और भी वाक्य में आती है, वह है कि वह जो शब्द का व्यवस्थित समूह है उसमें इस बात की सामर्थ्य, शक्ति या क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने पूर्ण भाव को व्यक्त कर सके। तो इस तरह से वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ व्यक्त करने की क्षमता विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों या पदों का वह प्रस्तुतिकरण जो व्याकरण के नियमों के अनुसार हो और इस प्रस्तुतिकरण से एक समन्वित अर्थ निकलता हो, तो ऐसा पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित स्वरूप कहलाएगा वाक्य। तो यहाँ पर जो वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है दिया गया है, इसमें जो शब्द पद के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं वे व्याकरण के नियमों के अनुसार किए गए हैं और इनका एक निश्चित क्रम है और इसमें संज्ञा के अनुसार अन्वित भी है। इसलिए यह जो शब्द समूह है यह वाक्य है। विशेष परिस्थितियों में वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है और एक वर्ण का भी हो सकता है या फिर वाक्य शब्दों का समूह भी हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे किसी से कहा जाए कि आपने खाना खा लिया, तो उसका उत्तर आता है न। यह न वर्ण जो है, यह जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसके पूरे भाव को व्यक्त कर दे रहा है कि वह कह रहा है कि उसने खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पर केवल न वर्ण ही पूर्ण क्षमता भाव को व्यक्त करने का रख रहा है, तो यह न वर्ण भी एक वाक्य हो गया। दूसरी बात कि यदि आप किसी बगीचे में चले जा रहे हैं और अचानक आपके सामने सांप आ जाता है और आप केवल एक शब्द का उच्चारण करते हैं कि सांप, तो यहाँ पर जो सांप शब्द है उससे किस अर्थ की प्रतीत हुई? उससे प्रतीत हुआ कि यहाँ सांप है। तो एक शब्द भी वाक्य हो गया। इस तरह से
वाक्य के अंतर्गत हमने देखा कि एक वर्ण भी वाक्य हो सकता है, एक शब्द भी वाक्य हो सकता है, शब्दों का समूह भी वाक्य हो सकता है, किंतु इन तीनों में जो सबसे सामान्य वस्तु दिखाई दे रही है वह है भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति। यह भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति ही किसी वर्ण को, किसी शब्द को, किसी शब्दों के समूह को वाक्य बनाने की क्षमता रखते हैं। वाक्य हम किसे कहेंगे, वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य ही है? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा वाक्य के अंतर्गत कुछ तत्वों का विवेचन किया है। यदि वे तत्व पाए जाएं और शब्दों का व्यवस्थित समूह एक पूर्ण भाव, निश्चित अर्थ का ज्ञान कराए, बोध कराए, तो वह वाक्य होगा। तो एक वाक्य में जो तीन सबसे प्रमुख चीजें हैं उनमें पहला है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। किसी भी वाक्य को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी ये आकांक्षा होती है कि हम अपने द्वारा उच्चारित वाक्य को श्रोता तक उसी रूप में पहुंचाएं जिस रूप में हमने उच्चारण किया है, और उस उच्चारित शब्द समूह का जो अर्थ हम लगा रहे हैं, यानी वक्ता लगा रहा है, वही अर्थ श्रोता भी लगाए। यदि इस तरह की बात वाक्य में पाई जा रही है तो वह शब्द समूह वाक्य होगा। आकांक्षा का तात्पर्य ही इच्छा है। वक्ता जिस इच्छा से, यानी वक्ता वाक्य के माध्यम से श्रोता को जिस अर्थ की प्रतीत कराना चाह रहा है, यदि वह प्रतीति, वह भाव श्रोता ग्रहण कर लेता है तो यही जो प्रक्रिया है यही आकांक्षा है। जैसे नदी गहरी है, इस वाक्य में नदी के गहरे होने के भाव को वक्ता व्यक्त कर रहा है और श्रोता उसे ग्रहण कर रहा है, इसलिए यह वाक्य होगा। केवल योग आकांक्षा होने से ही वाक्य पूरा नहीं हो जाता है। वाक्य में जिस दूसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वह है योग्यता। वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों का जनसामान्य में स्वीकृत अर्थ भी होना चाहिए, और वाक्य में स्वीकृत अर्थों की क्षमता रखने वाला शब्द जब प्रयोग किया जा रहा है तभी शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। जैसे लड़का जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त लड़का जो शब्द है, इस शब्द में लड़का के लिए एक स्वीकृत भाव है। सारे लोग इसका वही अर्थ लगाएंगे जो एक लगाएगा। जाने का अर्थ सभी लोग एक लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे। इसलिए
वाक्य में योग्यता का भी होना जरूरी है। लड़का जाता है, लड़का एक वचन है और लड़का पुल्लिंग है, इसका यही सकृत अर्थ है। इसके लिए जो क्रिया प्रयोग की गई है वह जाता यानी पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य से आप समझिए, जैसे वह पानी पीता है, यहां पर पानी का जो स्वीकृत अर्थ है, यदि इसके स्थान पर हम लिख दें कि वह पत्थर पीता है, तो पत्थर यहां पर अगर प्रयोग हुआ तो यह वाक्य उस अर्थ की प्रतीति नहीं करा सकता जो हम प्रतीत कराते हैं, क्योंकि पीने से जो भाव व्यक्त हो रहा है उसकी योग्यता पत्थर में नहीं है, वह योग्यता पानी में ही है। इसलिए वाक्य में योग्यता का भी होना जरूरी है। तीसरी बात जो वाक्य में कही जाती है वह है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ प्रेम या लगाव भी होता है। तो आप देखें कि वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इन शब्दों के बीच एक आसक्ति, एक लगाव होना चाहिए, एक दूसरे के समीप रहें, एक दूसरे के निकट रहें, एक दूसरे के पास रहें। यदि शब्दों को बहुत दूर दूर तक लिख दिया जाएगा तो हमें एक समन्वित अर्थ, समन्वित भाव की प्रतीति नहीं होगी, तो वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। जैसे एक शब्द हम कहते हैं कल, फिर एक दिन बाद हम बोलते हैं हमें जाना है, तो क्या इससे आपको अर्थ की प्रतीति हो पाएगी? नहीं। तो इसलिए वाक्य में तीन चीजें जो विद्वानों ने बताया है कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति अवश्य होना चाहिए। वाक्य में समन्वित अर्थ की प्रतीति कराने के लिए एक चीज और भी होना चाहिए, शब्द क्रम। यदि शब्द के क्रम को उलट दिया जाएगा तो भी समन्वित अर्थ की प्रतीति हमें नहीं होगी, शब्दों का समूह वाक्य नहीं होगा। हमने पदक्रम में इसका अध्ययन कर लिया है। एक बात और आती है कि अन्निति। अन्निति क्या है? तो अन्निति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार क्रिया के लिंग वचन कारक में परिवर्तन हो जाता है। जब हमने बताया था कि लड़का जाता है और फिर लड़का जाता के स्थान पर जाती हमने कर दिया, तो यहाँ पर यदि लड़का जो है वह पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? पुल्लिंग होनी चाहिए। अगर स्त्रीलिंग हो गया तो अर्थबोध में बाधा पैदा होगा। अन्नित के बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे, किंतु यहाँ पर यह समझ लें कि अन्नित में संज्ञा के लिंग वचन कारक के आधार पर क्रिया के लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है। वस्तुतः जब यह सवाल खड़ा होता है कि वास्तव में वाक्य है क्या, तो हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि वाक्य के संदर्भ में लोग वाक्य को किस रूप में ले रहे हैं। लोग वाक्य को जिस रूप में लेते हैं उसी के अनुरूप वाक्य की परिभाषा कर देते हैं, उसी के अनुरूप के आधार पर वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर
वाक्य को विद्वानों ने 5 आधारों पर या 5 रूपों में देखा है। पहला है अर्थ की इकाई। वाक्य क्या है? अर्थ की एक इकाई है। कुछ लोग कहते हैं कि वाक्य क्या है? संरचना की एक इकाई है। कुछ लोग कहते हैं कि वाक्य क्या है? व्याकरण की एक इकाई है। कुछ लोग मानसिक इकाई मानते हैं और कुछ लोग संदर्भ परक इकाई मानते हैं। जो विद्वान वाक्य को एक अर्थ परक इकाई मानते हैं, वे कहते हैं कि वाक्य जो होता है एक अर्थपूर्ण उक्ति है। उक्ति का तात्पर्य कथन से है। यह एक ऐसा कथन है जिसमें अर्थ हो। यदि अर्थपूर्ण नहीं है कथन, तो वह वाक्य नहीं हो सकता है। या फिर वाक्य ऐसा शब्द समूह है जो विचार, एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है। जैसे रमेश घर जा रहा है, यह एक पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है। शब्दों का यह ऐसा समूह है जो अपने पूरे अर्थ के साथ यहाँ प्रकट हो रहा है, इसलिए यह क्या है? वाक्य है। किंतु अगर इस तरह से लिख दिया जाए रमेश है जा है घर, तो इससे आपको पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह से एक समन्वित अर्थ का बोध कराने वाला कथन वाक्य होता है। एक समूह मानता है कि वाक्य जो है वह संरचना की इकाई है। जैसे एक कुर्सी होती है, उसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिसको परस्पर मिला करके अंतिम रूप से कुर्सी का निर्माण होता है। उसी तरह से विद्वानों ने माना है कि वाक्य एक मूर्त रचना है। मूर्त का तात्पर्य दिखाई देने वाला, जो प्रत्यक्ष हो। वाक्य ऐसी रचना है जो आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो, जो शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि से मिलकर के बना हो। हम इस बात का अध्ययन कर लिए हैं कि भाषा की सबसे छोटी सी छोटी ध्वन्यात्मक इकाई स्वनिम है। स्वनिम के बाद जो छोटी सी छोटी अर्थपूर्ण इकाई आती है वह रूपिम है। और रूपिम से शब्दों का निर्माण, शब्दों से पदबंधों या वाक्यांशों का निर्माण, और वाक्यांशों से या फिर उपवाक्यों से पूर्ण वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य का रचना होता है। तो वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान में एक नया शब्द प्रचलन में है जिसे कि प्रोक्ति कहते हैं। और यह जो प्रोक्ति शब्द है, यह संदेश संप्रेषण, संदेश को भेजने के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जा रही है। तीसरी बात जिस रूप में हम वाक्य को लेते हैं वह है कि वाक्य व्याकरण की एक इकाई है। तो वाक्य व्याकरण की एक इकाई क्यों है? क्योंकि वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जब वे पद का रूप धारण करते हैं तो प्रत्येक पद किसी न किसी व्याकरणिक कार्य को पूरा करता है। कोई पद संज्ञा का काम कर रहा है,
कोई सर्वनाम का काम कर रहा है, कोई क्रिया का काम कर रहा है, कोई विशेषण का काम कर रहा है, कोई क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तो इस तरह से वाक्य एक व्याकरणिक संरचना है जिसमें प्रयुक्त सभी पद व्याकरणिक प्रकारों को पूरा करते हैं। इस तरह से वाक्य एक ऐसी व्याकरणिक रचना है या इकाई है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय का होना आवश्यक है। वाक्य में उद्देश्य और ये विधेय क्या है? तो उद्देश्य वाक्य में वाक्य का वह अंश होता है जिसके बारे में कुछ बात कही जा रही है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे सीता खेलती है, तो यहां पर जो सीता शब्द है इसके बारे में कुछ बात कही जा रही है, तो सीता क्या हुई? उद्देश्य हुई। और उद्देश्य के बारे में जो भी बात कही जा रही है वह विधेय है। तो यहां पर सीता खेलती है, तो खेलती है जो है वह सीता के बारे में बात कहा जा रहा है। तो यह जो शब्द का समूह है खेलती है वह विधेय है। तो इस तरह से वाक्य में रचना के आधार पर उद्देश्य और विधेय होते हैं। रमेश बीमार है में रमेश जो है यह उद्देश्य है और बीमार है यह विधेय है। ये जो उद्देश्य और विधेय है, उद्देश्य के अंतर्गत उद्देश्य और उसका विस्तार। जैसे राम का भाई श्याम, यह उद्देश्य का विस्तार हो गया। क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर क्रिकेट खेलता है विधेय है। तो इस तरह उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार, विधेय और विधेय के विस्तार में उद्देश्य और विधेय के अलावा अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वाक्य जो होता है वह एक मानसिक संकल्पना है, एक अमूर्त इकाई है। वाक्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने के पहले विचार के रूप में मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, और यह जो रूप मस्तिष्क में विद्यमान रहता है यह वाक्य का आदर्श रूप होता है। इस तरह से जब वाक्य का व्यक्त रूप आता है या बाह्य रूप आता है, तो वह उसके मानसिक संकल्पना से कुछ भिन्न हो सकता है। इस तरह से वाक्य में दो तरह की संरचनाओं की कल्पना की जाती है। पहला है बाह्य संरचना और दूसरा है आंतरिक संरचना। मस्तिष्क में जब विचार के रूप में, अमूर्त विचार के रूप में उठा, तो जब यह प्रकट रूप में सामने आया तो मुंह से उच्चारण हुआ कि मैंने लोगों को गोदाम से भागते देखा। यह तो हुआ वाक्य की बाह्य संरचना। किंतु इस वाक्य की जो आंतरिक संरचना विचार के रूप में, अमूर्त रूप में मस्तिष्क में उठी, वह क्या था कि मैंने लोगों को देखा कि लोग भाग रहे थे। तो यहां पर आंतरिक संरचना जो हुई, मैंने लोगों को देखा गोदाम से भाग रहे थे। इस मत को मानने वाले भाषा वैज्ञानिक वाक्य को एक संरचित माला की तरह देखते हैं, जिसकी बुनावट रेखीय ना होकर के एक श्रेणी क्रम में है,
एक के बाद एक उसकी कई परतें हैं और उसके एक से अधिक रूप हैं। पांचवा जो वाक्य का रूप लोग महसूस करते हैं या व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि वाक्य जो होता है वो संदेश संप्रेषण, संदेश के संप्रेषण की एक इकाई है। आधुनिक समय में, वर्तमान समय में वाक्य को एक रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई न मान करके कार्य व्यापार का एक घटक माना जाता है, जिसका संबंध संवाद के संपूर्ण परिवेश से होता है। वाक्य एक कार्य व्यापार का घटक है। वाक्य का जो अर्थ होता है वह उसके पूरे परिवेश से संबंधित होता है। तो अब संदेश संप्रेषण की इकाई के रूप में भाषा की मूल इकाई वाक्य को ना मानकर प्रोक्ति को माना जाने लगा है। तो यहां पर प्रोक्ति क्या है? यह प्रोक्ति क्या है? प्रोक्ति एक ऐसा मंतव्य है या वक्ता का पूर्ण विचार है या संदेश है जो अपने संपूर्णता में व्यक्त होता है। इस तरह से प्रोक्त भाषा की वह इकाई है जो वक्ता के मंतव्य या संदेश को अपनी पूर्णता के साथ पहुंचाती है। इस तरह से आप लोगों ने जान लिया कि वाक्य क्या है। तो एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं कि प्रारंभ से लेके लास्ट तक वह कौन सी हायरार्की है जो स्वनिम से शुरू होती है और प्रोक्त तक पहुंचती है। तो भाषा की छोटी सी छोटी ध्वन्यात्मक उच्चारित इकाई स्वनिम है। यहाँ पर देखें, ये स्वनिम है। स्वनिम लड़का शब्द है। लड़का शब्द का निर्माण 1 2 3 4 5 6 7 स्वनिमों से मिलकर के हुआ है। स्वनिम का जब लिखित रूप हो गया तो यह लेखिम हो गया। किसी भी ध्वन्यात्मक उच्चारण इकाई के एक से अधिक लेखिम रूप होते हैं। जैसे फ, फ ध्वनि का यदि हम उच्चारण करें तो अंग्रेजी में यफ से भी फा होता है और पी एच से भी फा होता है। इस तरह से लेखिम के दो रूप हुए। तो लेखिम जो है वह उच्चारित इकाई ना होकर के लिखित इकाई हुआ। अब स्वनिम के बाद जो दूसरा आता है वह है रूपिम। तो यहाँ पर जो रूपिम है वह ऐसा लघुतम या छोटा से छोटा शब्दांश है जो सार्थक है। यह रूपिम एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्दांश भी हो सकता है। जैसे आम एक पूर्ण या स्वतंत्र रूपिम है, लेकिन यहाँ पर सद्भाव में सद जिसका अर्थ अच्छा होता है यह शब्दांश है और भाव यह स्वतंत्र रूपिम है। यहाँ पर सद जो है यह बद्ध रूपिम है। तो सद्भाव जो निर्माण हुआ है यह बद्ध और स्वतंत्र रूपिम से हुआ है। इस तरह से पहले नंबर पर स्वनिम, फिर इसके बाद रूपिम, और रूपिमों से शब्दों का निर्माण होता है।
एक रूपिम से शब्द का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक रूपिम से शब्दों का निर्माण होता है। आप देखिए यहाँ पर मेरा बड़ा लड़का, सद्भावना, ये जो शब्द हैं इनमें मेरा बड़ा लड़का ये तीनों एक रूपिम से बने हैं, लेकिन सद्भावना, सद्धन भावना यह दो रूपिमों से निर्मित है। तो तीसरे नंबर पर शब्द आता है। शब्द के बाद पदबंध या वाक्यांश आता है। तो वाक्यांश या पदबंध शब्दों का ऐसा समूह है जो कुछ अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। जैसे मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, यह कुछ अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए हुआ पदबंध। पांचवा है उपवाक्य। मैंने उन्हें बताया मेरा बड़ा लड़का कल आ रहा है, ये दो उपवाक्य हुए। उपवाक्य के बाद जो छठे नंबर पर आता है वह है वाक्य। तो वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ या पूर्ण भाव का बोध कराता है। यहाँ पर एक वाक्य है कि मैंने उन्हें बताया कि मेरा बड़ा लड़का घर आ रहा है। तो यह जो वाक्य है यह पूर्ण और व्यवस्थित है और यह पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है। वक्ता जिस बात को कहना चाह रहा है, श्रोता यहाँ पर उसी भाव को समझ भी रहा है, इसलिए यह वाक्य हुआ। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा वैज्ञानिकों ने एक वाक्य से बड़ी भी इकाई को ढूंढ निकाला है जिसे उन्होंने प्रोक्ति नाम दिया है। तो प्रोक्ति जो है वह संदेश संप्रेषण के दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। पहले वाक्य को माना जाता था किंतु अब प्रोक्ति को माना जाता है। तो प्रोक्ति संदेश संप्रेषण के दृष्टि से क्या है कि प्रोक्ति भाषा की ऐसी बड़ी इकाई है जो वक्ता के संपूर्ण मंतव्य या संपूर्ण भाव या संपूर्ण संदेश को श्रोता के पास अपनी पूर्णता में पहुंचाती है, तो उसे प्रोक्ति कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो बात स्वनिम से शुरू हुई थी वह आकर के प्रोक्ति पर समाप्त होती है। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाक्य वस्तुतः है क्या। अगले अध्याय में हम वाक्यों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।